हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट ने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक आप कह सकते हो टर्न लिया है। बढ़िया से उसने एक अच्छी मूवमेंट अपसाइड दिखानी शुरू कर दी है और बहुत अच्छे से उसको आगे निकालता चला जा रहा है, जिसकी बात हम यहाँ करते आ रहे हैं। तो क्या और डेवलपमेंट हुई हैं, यहाँ पे आके अब किस तरह के रास्ते खुल रहे हैं और कैसे हमें इसे आगे डील करना है, सारी चीज़ों की बात आज करेंगे। कंक्लूजन में शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 162। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में जैसा आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं कि इसमें अब बहुत अच्छा एक सपोर्ट हमें मिल गया है 200-250 के आसपास। अब इसके नीचे इसे नहीं चलना चाहिए। अगर ये लो नहीं लगाना चाहता है तो क्या देखा आपने, जहां से हम बात कर गए थे 470-500 एरिया के आसपास से, वहां से कोई भी वापसी इसने नहीं दी और एकदम बढ़िया तेजी आपको दिखाता फिर से ये नजर आ रहा। सो आप देख रहे हो कहीं भी ये रुकने को राजी नहीं है, बिल्कुल नाक की सीध में ये सीधे चलता चला जा रहा है। और अब जब आ गया है रेजिस्टेंस के आसपास तो क्या ये करेक्शन करेगा या क्या करेगा। देखिए, जैसा मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि करेक्शन तो जिस तरह की चाल इसने ले ली है अब कभी भी आ सकती है। इसी वीक जो अभी बीता है इसमें भी आ सकती थी, अब नेक्स्ट वीक भी आ सकती है, या हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाने के बाद 18,300-400 के साइड जाने के बाद वहां से डायरेक्टली आए। तो वो डिपेंड करेगा कि करेक्शन कहाँ से आती है, नहीं आती है, वो मार्केट ही चूज़ करती है। देखिए, हम रेजिस्टेंस दे सकते हैं, प्रोबेबल एरियाज दे सकते हैं जहां से करेक्शन आनी चाहिए। तो प्रोबेबल एरियाज जो हैं वो यही है 17,700-800 के आसपास। सो ओवरऑल बात बस इतनी सी है कि चाल बहुत सही आ रही है, सपोर्ट अभी तक ब्रेक नहीं कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी हम इस सपोर्ट को रिवाइज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें और हमें देखना पड़ेगा ये कैसे बिहेव कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो जो 17,000 के एरिया से हम बात करते आ रहे हैं कि अगर इसको अच्छा करना है तो 17,000 का एरिया 8-9 आवर्स से ज़्यादा नीचे उसके नहीं रुकना चाहिए। अभी तक हमने देखा है नहीं रुका है, और अब हमें जब 250 का एरिया मिल रहा है उसको अच्छे से फॉलो कर रहा है। तो इसी के साथ बस हर करेक्शन में इसमें बाय ऑन डिस्क की स्ट्रेटजी के साथ ही आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में आपको याद होगा हमने बात की थी कि जब तक ये सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहा है तब तक ठीक है, मगर हम इसमें ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते। हमारे सारे टारगेट एरियाज पूरे हो चुके हैं। लगभग हर वीक हम इस चीज़ की बात करते आ रहे हैं। अभी तक आपने क्या देखा है कि उस सपोर्ट को होल्ड करते हुए बढ़िया मूव देता नज़र आ रहा है, मगर उसके बावजूद हमने ये बात की है अभी इसमें ज़्यादा खुश नहीं होना है। जब तक ये अच्छे से यहाँ से होल्ड करके निकालता नहीं है, ब्रेकआउट अच्छे से नहीं देता है, तब तक दूर रहना है। और अभी तक आप देख रहे हो वो ब्रेकआउट प्रॉपरली नहीं आ सका है। एक अच्छी कैंडल ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी इसको और यहाँ से मूव दिखाना बाकी है। अगर आने वाले 1-2 सेशन इसके ऊपर ऐसे ही गुड सस्टेनेबिलिटी के साथ अच्छा कैरेक्टर दिखाता है, ऊपर की ओर निकलता जाता है, तो बिल्कुल हम मान लेंगे कि ये यहाँ से फिर अच्छा कर सकता है। और उसके बाद ये भी बैंक निफ्टी भी हर करेक्शन में बाय ऑन डिप्स के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी में किसी तरह का ट्राई करना मेरी समझ में थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जितना अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है, अगर मार्केट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उतनी ही तेजी से ये नीचे गिरता नजर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल वैसा हो सकता है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अभी इसमें थोड़ा सा कदम फूक फूक के रखना है। ये बिल्कुल अच्छे लेवल्स ब्रेक कर रहा है, अच्छा करने की पूरी संभावना बन जाएगी अगर ये ब्रेक कर जाएगा। लेकिन जब तक डिसाइसिव कैंडल क्लोजिंग्स, डिसाइसिव कैरेक्टर और सस्टेनेबिलिटी नजर ना आए, फिलहाल बैंक निफ्टी से अभी भी दूर ही रहने की जरूरत है। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। फार्मा सेक्टर में जैसा आपको याद होगा हम बात करते आ रहे थे इन लेवल से दूर ही रहना है जब तक किसी तरह की क्लैरिटी ना दे। उसके बाद हमने बात की थी कि जब पूरी मार्केट में बाउंस आ रही है, बहुत ही साफ शब्दों में हमने अपने कंक्लूजन वाले सेक्शन में हर वीक बताने की कोशिश की है कि जब मार्केट चलेगी लगभग हर सेक्टर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फार्मा सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस जोन में आ गया है। या तो हमारे सपोर्ट एरिया से ऊपर जाए या तो फिर कहीं अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए। तो अभी तक हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है,
निफ्टी को, मार्केट को अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है, बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी नहीं है। याद रखिएगा, आगे के आने वाले हफ्तों में इसका बिहेवियर थोड़ा बहुत हमें और देखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 वीक में इसमें सारी क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि याद रखिए यहाँ कोई छोटे मोटे चाल की शुरुआत नहीं होगी, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। फार्मा में अगर यहाँ से कोई अच्छा मूव मिला तो वो काफ़ी साइजेबल होगा और उसमें ये 14,000 15,000 के एरिया को भी फिर पार करता नजर आएगा। जैसा आपको पता है हम यहाँ पे काफ़ी बुलिश थे फार्मा में, लेकिन जब लेवल कट गए तो फिर हम इससे दूर हो गए। इसीलिए ज़्यादा इसमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ से जब भी अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा करने की उम्मीद है। सो कुल मिला के फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट अभी जब तक कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है बिहेवियर में या लेवल के ब्रेक करने में, जो कि 13,000 के आसपास है, फिलहाल फार्मा सेक्टर से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये रहा मेटल सेक्टर का चार्ट। मेटल सेक्टर में भी आपको याद होगा हमने फार्मा सेक्टर की तरह बात की थी, या तो सपोर्ट एरिया के आसपास से घूमे तब तो ठीक है, अदरवाइज अभी इसमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट भी नहीं हो रहा है, सपोर्ट पे भी नहीं आ रहा है। तो फिर जो एकदम बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा है तो उसके लिए तो मैंने पहले ही बता रखा था कि जो भी लोज लगे हुए हैं उसके लिए एक टेम्पोरेरी स्टॉप लॉस की तरह उसको देखा जा सकता है। वरना अभी प्रॉपर जो एक अच्छे चाल की हम बात करते हैं उसके लिए भी हमें फिर थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर को देखना पड़ेगा, कंफर्मेशन हमें इसमें थोड़ी बहुत लेनी पड़ेगी। क्या देखा है आपने अभी तक? लोज वो अभी तक सस्टेन है, लेकिन हमारे लिए ये अभी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़े कुछ दिनों की ट्रेडिंग की बात जैसा मैंने कहा वो अलग होती है, लेकिन एक ट्रेंड की बात जब हम बात कर रहे हैं, जब हम 10-15% के मूव की बात कर रहे हैं किसी इंडेक्स में, तो वो उसके लिए एक क्लैरिटी चाहिए जो अभी तक हमें नहीं मिल रही है। ना ही सपोर्ट पे आया और ना ही 6300 का डिसाइसिव ब्रेकआउट ये दे सका है। इसीलिए मेटल सेक्टर में भी कोई चेंज नहीं है जब तक कोई प्राइस बिहेवियर यहाँ अच्छा नज़र नहीं आता या ब्रेकआउट देता नज़र नहीं आता। दूर ही रहने की मेटल सेक्टर से भी ज़रूरत है। और आपको याद होगा हर वीक हम एनर्जी सेक्टर के बारे में भी यही बात करते आ रहे हैं कि जब तक ये लोज टिके हुए हैं, इसके साथ कोई देखना चाहे कुछ दिन के लिए तो अलग बात है, लेकिन जब हम एक ट्रेंड की बात करते हैं तो इसको या तो हमारे ऊपर के लेवल 19,300 का एरिया ब्रेक करना पड़ेगा, या हमारे सपोर्ट के आसपास कहीं पे कुछ अच्छा काम करके कोई अच्छा बिहेवियर दिखाएगा, तब हम उसकी बात करेंगे। अभी तक अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका है। देखने को बस वही जो लो हमने बात की थी वही लो इंटैक्ट है, चाहे मेटल हो या एनर्जी, और उसी के साथ जो देख रहा है वो अलग बात है। लेकिन अगर हम ओवरऑल जो यहाँ व्यू की बात करते हैं ट्रेंड की, उसमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए एनर्जी सेक्टर से भी अभी दूर रहने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली मार्केट में चाल आ रही है, जैसा मैंने कहा था, बाउंस अभी भी आना और चाहे तो बिल्कुल आ सकता है। और ये रहा आईटी सेक्टर का चार्ट। आईटी सेक्टर में भी इसमें ज़्यादा बात करने को नहीं है, आपको पता है ओवरऑल ये रेंजेस में है। तो रेंजेस जब तक कहीं किसी साइड ब्रेक नहीं होंगी, ट्रेंड की क्लैरिटी आने वाली नहीं है। अच्छा मूव आने का जो प्रोबेबल सपोर्ट एरिया की बात जो हमने की थी वो यही है 27,700-800 का एरिया। और ये लेवल आपको पता है, जो भी हमारे वीडियोस फॉलो करते आ रहे हैं, ये लो लगने से पहले ही हमने ये लेवल दिया था, उसके बाद इसी पे लो लगा के अभी तक उस पर काम करता नजर आ रहा है। सो जब तक कुल मिला के ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं तब तक ये अच्छा करता नजर आ सकता है। लेकिन जो ट्रेंड की क्लैरिटी है ओवरऑल आने वाले महीनों के लिए, वो किसी न किसी तरह के ब्रेकआउट के बाद ही उसमें क्लैरिटी आ सकेगी। अदरवाइज इसी सपोर्ट के साथ आईटी सेक्टर को देखने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। ऑटो सेक्टर में आपको याद होगा हमने बात की थी, इससे तो दूर रहना है 500 फीट, जब तक कोई क्लैरिटी हमें ये देता नजर ना आए। क्या देखा आपने? ओवरऑल सेक्टर तो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो हाई वेटेज वाले कुछ स्टॉक हैं उनमें एक अच्छी चाल हमें देखने को मिली, स्पेशली बजाज ऑटो में, जिसके कारण आप देख रहे हो बढ़िया काम ये करता चला जा रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या हम इसको ब्रेकआउट मान लें या ना माने? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओवरऑल लेवल तो अच्छे से काटता नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ना मैं उसमें इस पर कोई क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूँ। बात यह है कि इसके बाद अब जो मूव आता है वो कितना आता है, किस तरह से आता है, उसको देखने के लिए क्या करना है,
उसको देखने के लिए हमें ये लेवल फॉलो करना पड़ेगा वापस से। जी हाँ, बात घूम फिर के याद रखिए, हमेशा वही आ जाती है, लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो अगर इसको अच्छा करना है, याद रखिएगा, कॉन्फिडेंटली अगर आप कहोगे तो मैं खुद आज भी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह का मूव आ रहा है तो हमें फिर उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, प्राइस को, उस पर हमारा कोई चारा नहीं रहता है। इसीलिए बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर ये अच्छा करना चाहता है तो 12,300-350 के नीचे इसे नहीं आना चाहिए। प्रायोरिटी सेक्टर ये नहीं है हमारे लिए, और भी जगह बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जैसा मैंने कहा था, बाउंस हर सेक्टर में आप देख रहे हो मार्केट में अच्छा आता नज़र आ रहा है जब इंडेक्स में चाल आ रही है निफ्टी में। सो ऑटो सेक्टर कुल मिला के अच्छा कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा कॉशस रह के ही कुछ देखना चाहे कोई तो देख सकता है, अदरवाइज इसे थोड़ा दूर ही रहेंगे। अभी किसी करेक्शन में अगर ट्राई करेंगे तो मेरी समझ में ज़्यादा बेटर रहेगा। और अब आ गए हैं एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर। एफएमसीजी आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं, जब मार्केट में फॉल आ रही थी, ऑटो गिर रहा था, एफएमसीजी अच्छे से होल्ड करके यहाँ पे काम करता नजर आ रहा था। लेकिन आप देख रहे हो ऑटो जैसे गिरा था वैसे ही वी शेप में ऊपर आता नजर आ रहा है, मगर एफएमसीजी अभी तक इस लेवल को ब्रेकआउट दे पाने में सक्षम नहीं हो सका है। अभी उसी के नीचे ही रेजिस्ट करता, वो फाइट आपको साफ साफ अगर आप देखोगे तो आपको नजर आ जाएगी, वो चल रही है अभी भी फाइट। तो जब तक इस तरह की फाइट से हमें क्लैरिटी ना मिले तब तक इसमें अभी दूर ही रहना है, क्लैरिटी का वेट करना है। डिसाइसिवली ब्रेकआउट और कैरेक्टर का नजर आना बहुत जरूरी है। और अब आ गए हम लोग पीएसयू बैंक के चार्ट पर। पीएसयू बैंक में भी याद होगा हमने आपसे यही बात की थी कि सपोर्ट के आसपास ऑलमोस्ट आ गया है, पूरी मार्केट में एक अच्छी चाल आ रही है, बाउंस पीएसयू बैंक भी दे सकता है, लेकिन ये भी ऑटो सेक्टर की तरह इसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, या आप कह सकते हो कि करेक्शन का मोड चल रहा है, रेस्टिंग पीरियड चल रहा है, तो थोड़ा इससे अभी दूर ही रहने की ज़रूरत है जब तक किसी तरह की कंफर्मेशन हमें ना मिल जाए। अभी तक आप देख रहे हो पूरी मार्केट में बाउंस आ रही है, ये भी बाउंस दिखाता नज़र आ रहा है, आगे भी और अच्छा मूव कर सकता है। याद रखिएगा कुछ दिन के व्यू की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आने वाले कुछ महीनों के ट्रेंड की बात करें, क्या उसकी क्लैरिटी है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जब तक ये करेक्शन फिनिश नहीं हो जाती, कहाँ होगी कहाँ नहीं, उसकी क्लैरिटी नहीं हो जाती, तब तक पीएसयू बैंक से दूर ही रहने की ज़रूरत है। कल को कुछ प्राइस बिहेवियर में चेंज होगा, हम बिल्कुल बात कर लेंगे, थोड़े महंगे पे चाहे बात कर लेंगे, लेकिन क्लैरिटी आने की फ़िलहाल इसमें ज़रूरत है। और अब आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। रियल्टी सेक्टर में भी जैसा हमने आपसे कहा था, हमें इससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन हमारे लेवल्स को ब्रेक कर चुका था, हमें इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। इसीलिए हमने ये बात की थी कि बाउंस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लैरिटी अब तभी आएगी जब 431 के एरिया को डिसाइसिवली ये कैरेक्टर से ब्रेक कर जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होगा हम ज़्यादा खुश इसमें नहीं होंगे। अभी तक आप देख रहे हो पूरी मार्केट में जो चाल आ रही है, रियल्टी सेक्टर बहुत अच्छे से उसमें आउट परफॉर्म करता नज़र आ रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस देता नज़र आ रहा है। तो हो सकता है ये वही चाल हो, लेकिन क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारा लेवल ब्रेक कर चुका है, तो भरोसा कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। इसीलिए या तो कोई करेक्शन में हम इसी लो के साथ, जैसा मैंने कहा था, हम बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। कुछ दिनों की बात अलग होती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की क्लैरिटी वो कुछ दिन बाद ही आएगी अनफॉर्चुनेटली, जब तक कुछ प्राइस का बिहेवियर हमें क्लियरली नज़र नहीं आ जाता है। तो ओवरऑल अभी तक अच्छा कर रहा है। अब यहाँ से क्या करता है, किस तरह से इस एरिया को पार करता है या नहीं, वो हमें देखना होगा। जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी उसी हिसाब से बात करेंगे। फिलहाल रियल्टी सेक्टर में ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से कोई भी क्लैरिटी नहीं है। सो ये देख लिए अपने सभी चार्ट्स। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सेक्टर्स की। सेक्टर्स में आपने जैसा देखा, भी हमने चार्ट्स पे भी आपको दिखाया, कहीं ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि निफ्टी में चाल देखनी ज़रूरी है, अगर वहाँ पे मूव आएगा लगभग सभी सेक्टर्स काम करेंगे। देखा आपने किस तरह से चाल आई है, फार्मा, ऑटो, रियल्टी जैसे सेक्टर्स को आप देखोगे ज़बरदस्त चाल दी है इन्होंने। ये वही सेक्टर्स हैं जिनमें हम बात कर रहे थे, इन सब से हमें काफ़ी उम्मीदें रही हैं, लेकिन हमारे तीनों ने ही एक आप कह सकते हो अनफॉर्चुनेटली लेवल को ब्रेक किया।
तीनों ने ही एक नीचे की ओर ट्रैवल किया, किसी ने कम या ज़्यादा। और उसके बाद जो हमारी डिज़ायर्ड एक आप कह सकते हो एरियाज़ थे कि वहाँ तक आके वो घूमते तो शायद हम बॉटम पे कहीं बाय की बात कर रहे होते, लेकिन वो वहाँ तक ना आके बीच रास्ते से ही घूम के वापस चले गए। और बहुत बढ़िया बाउंस तीनों ने ही ज़बरदस्त तरीके से दिया है। बाउंस शब्द का इस्तेमाल मैं अभी भी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में कोई क्लैरिटी तो नहीं आई है कि ये सेक्टर्स अब अच्छा करने जा ही रहे हैं या सिर्फ एक बाउंस है, तो वो क्लैरिटी अभी भी आना बाकी है, याद रखिएगा। लेकिन मोर और लेस ऑफ द स्टोरी जो यही है जो मैंने आपको बताया था कि अभी सेक्टर्स के नाम पे या किस सेक्टर में क्या काम करना है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप देखो सभी सेक्टर के स्टॉक्स बढ़िया तरह से काम कर रहे हैं। इंडेक्स के चार्ट्स में बस फ़र्क इतना है कि जो इंडेक्स की वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, जिन इंडेक्स में वो वेटेज वाले स्टॉक चल गए हैं उनके इंडेक्स अच्छा कर गए हैं। जिस इस सेक्टर में और इंडेक्स में आप देख रहे हो ज़्यादा मूव नहीं आया है इंडेक्स के चार्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि उनके स्टॉक्स में मूव नहीं आया है, इसका सिर्फ मतलब ये है जो उनके वेटेज वाले स्टॉक्स हैं उनमें मूव नहीं आया है। अदरवाइज सब में अच्छा मूव आप देखोगे लगभग सेक्टर्स में आता नज़र आया है। सो जो हम बात करते आ रहे हैं कि हमेशा यहाँ पे अभी जो समय चल रहा है स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से डील करने की ज़रूरत है। सेक्टर्स पे भी ज़्यादा ध्यान देने का समय नहीं आया है, उसका भी आएगा और उसकी बात हम यहाँ ज़रूर करेंगे। लेकिन जिस पोजीशन में है मार्केट, जिस कंडीशन से निकल के आ रही है, अभी तो सभी सेक्टर्स आगे पीछे परफॉर्म करते नज़र ही आएंगे, उसमें कहीं कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा है। बात कर लेते हैं अब अपने ग्लोबल जो पर्सपेक्टिव है हमारा, सारे जो चार्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स आप देख रहे हो एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसके अलावा मैं कभी कभी बात करता हूं आपसे नैस्डैक की, जो आईटी सेक्टर का स्टॉक है मेनली मुझे कहना चाहिए, वो इंडेक्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। कुछ हफ्तों पहले हमने इसकी बात की थी कि बाहर का जो आईटी इंडेक्स है वो बहुत बढ़िया कर रहा है, इसलिए हमारा आईटी इंडेक्स भी अच्छा परफॉर्म करने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि जो बाहर का आईटी इंडेक्स है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी तक हमारा आईटी इंडेक्स उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट अभी भी ऐसी कोई खास परेशानी हमारे यहाँ के इंडेक्स में भी नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा आप देखोगे जो सबसे ज़्यादा परेशानी की एक बात हुई थी कि जो ब्रिटेन का इंडेक्स था UK 100 वो प्रॉब्लम में था, FTSE 100 प्रॉब्लम में था, और आपने देखा कि वो भी क्या ज़बरदस्त चाल वो दिखाता नज़र आ रहा है। जिस एरिया से हमने बात की थी कि उससे ज़्यादा अगर नीचे रुका, ज़्यादा नीचे गया तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी और फिर बाकी इंडेक्स भी उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा ऐसा नहीं हुआ। हमारे सजेस्टेड एरियाज़ जो हमने लेवल स्पेसिफिक तो नहीं दिया था, लेकिन जिस वीक हम बात कर गए थे आपसे कि ये यहीं कहीं से लौट जाना चाहिए, वो लौट गया लो लगा के, और उसके बाद से आप चाल देख ही रहे हो चार्ट्स पे, ज़बरदस्त नज़र हमें आ रही है। सो ओवरऑल जो ग्लोबल इंडेक्स हैं फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, वहाँ कहीं खास कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड, मेनली डॉलर इंडेक्स ऐसे मुकाम पे पहुँच गए हैं जहाँ से अगर उनको परेशानी पैदा करनी है तो वो यही समय है, और इस समय में हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना इसीलिए ज़रूरी है। अभी तक आपने देखा है उसका कोई असर नहीं पड़ा है, अभी भी वो रेंज बाउंड और सपोर्ट और लो के आसपास ही काम कर रहा है, कुछ खास होता नज़र नहीं आया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये समय ऐसा है, किसी भी दिन कुछ भी ट्रिगर हो सकता है, तो कुछ सेशन हम कॉशियसली और देखेंगे, उसके बाद अगर कुछ होता नज़र नहीं आएगा तो फिर हम इस बात को जाने देंगे। लेकिन ये समय जब तक अच्छे से बीत नहीं जाता है, हमें बिल्कुल कॉशियस रहने की ज़रूरत है। डॉलर इंडेक्स के बारे में स्पेशली मैंने बात की थी, हालांकि हुआ उल्टा गया है। अभी तक डॉलर इंडेक्स ने अभी तक ऐसा कोई मूव नहीं दिखाया है, क्योंकि बाउंस की एक्सपेक्टेशन है वो आई ही नहीं है, वो वहीं पे खड़ा है, और बढ़ेगा बाउंस, बहुत ज़्यादा बाउंस करेगा तब प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो यहाँ तो बाउंस आई ही नहीं है, और आप देखोगे बॉन्ड यील्ड में बाउंस की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, आप देखो चार्ट्स पे बढ़िया से बाउंस लेता चला जा रहा है, और यही चीज़ हमें डॉलर इंडेक्स में देखनी है कि जब भी वो बाउंस आता है किस साइज़ का आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, बिहेवियर उसका क्या है, साइकोलॉजी क्या है, सारी चीज़ हम उसको चेक करेंगे और आप तक बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी जो ग्लोबली हम चीज़ें देखते हैं कोई परेशानी खड़ी नहीं कर रहा है, उल्टा जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं स्टॉक मार्केट के वो बढ़िया से काम करते नज़र आ रहे हैं। सो अब समय आ गया है इंडेक्स के बारे में, यानी कि निफ्टी के बारे में बात करने का। उसकी बात करने से पहले जो हमने अपने थंबनेल में
एक दिया है आपको, एक मुहावरा कह सकते हो आप, सहसा करी पछताए विमूढ़ा, उसका अर्थ समझने का समय आ गया है। और ये वीडियो क्लिप आपको दिखाना इसीलिए ज़रूरी है, इसको देखिए और उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलने की कोशिश करूं तो वो ये है कि 5-10 अप्रैल के आसपास ये कहीं ना कहीं अपनी सारी कहानी क्लियर करता नजर आएगा। जी हाँ, क्योंकि ये जो समय अब इसने बना लिया है, ये जो सारा टाइमलाइन एक जगह आके सिंकअप हो गया है, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि 5-10 अप्रैल से पहले पहले ये कोई ना कोई दिशा लेता नजर आ जाएगा, चाहे नीचे का या ऊपर का। अभी मैटर करता है कि 17,000 के नीचे कितना टाइम रुक रहा है और कितनी देर तक नीचे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम ऑलरेडी सपोर्ट पे हैं, अब इसको छोड़ के हम वापस से बेरिश हो जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है। याद रखिए, एक बार लेवल अच्छे से कट जाने दें, उसको हम अच्छे से देख लें कि हाँ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिर हम ज़रूर मान लेंगे लेवल कट गए हैं और फिर हम अलग सिनेरियोज की बात करनी शुरू करेंगे। शॉर्ट सेलिंग की कहीं अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो उसकी बात करनी शुरू करेंगे, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है अभी भी होप नहीं खोनी है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इस जो क्लिप है उसको देख के समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर भी शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। सहसा करी पछताए विमूढ़ का मतलब यही है कि जो जल्दबाजी में काम करता है उसका हमेशा नुकसान होता है और कुछ ना कुछ गड़बड़ी वो कर ही बैठता है। इसीलिए मैंने जब कहा था कि प्रॉब्लम में लग रही है मार्केट, अब बैंक्स भी शट डाउन होने लगे हैं। आई बिलीव ये 20 मार्च के आसपास का समय था और WMS 158 हमारा वीडियो का जो नंबर है वो था और उसमें हमने ये बात की थी कि देखिए ऑलरेडी ये 17,000 के पास आ गया है। हमारी लास्ट होप के ये सपोर्ट हैं, इसको एक बार डिसाइसिवली ब्रेक कर जाने दें, फिर हम बिल्कुल मान लेंगे कि ये 16,000, 15,000 और कोई भी लेवल की ओर जा सकता है, लेकिन पहले उसको ब्रेक करने दें। इसीलिए अभी होप खोने का कोई मीनिंग ही नहीं है, लेवल्स हमारे ब्रेक होने का वेट कर लेना चाहिए। और उसमें भी 8-9 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी सिर्फ चेक करनी थी। ऐसा नहीं था कि 17,000 के नीचे कोई 1 वीक की हमें देखनी है क्लोजिंग या 2-3 डेज की क्लोजिंग और सस्टेनेबिलिटी देखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं देखना था। सिर्फ 8-9 आवर्स की प्रॉपर कैरेक्टर और सस्टेनेबिलिटी चेक करनी थी। और आपने देखा मार्केट ने कितना स्ट्रगल किया, नहीं कर पाया। मुझे कुछ लोगों ने इंडिविजुअली मैसेज भी भेजे कि सर अब तो इस तरह से लग रहा है कि अब तो आ ही जाएगी 15,000। उस वक्त जब सभी चैनल्स, सभी यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे थे कि 16,000 तो आया समझिए, भले 15,000 आए या ना आए, 14,000 आए या ना आए। और वो 12-11 वाले जो तंबू लगाए हुए थे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आप ये समझो कि उस समय पे भी हमने ये बात की थी कि लेवल्स ब्रेक कर जाने दें, अब तो बचा ही क्या है, फिर भी आपने देखा ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों ने जल्दबाजी में ये तय कर लिया कि लेवल ब्रेक करे या ना करे, मेरे हिसाब से तो शायद अब गई मार्केट। और जिन्होंने वहाँ पे कुछ बेच बच दिया है तो अब उनको पता लग रहा होगा कि मार्केट में जल्दबाजी करने का नतीजा क्या होता है। लेवल ब्रेक करने का इसीलिए हमें वेट करना चाहिए हमेशा, क्योंकि रिवर्सल का एरिया भी वही होता है। अब क्या हो सकता है, देखिए रेजिस्टेंस के पास ऑलरेडी आ चुका है, आपको पता है। और हम ये बात करते आ रहे हैं लास्ट वीक से कि करेक्शन अब वो कभी भी हो सकती है, किसी भी लेवल से हो सकती है। तो इस वीक के डेवलपमेंट से क्या हमें कुछ पता लगा है? बिल्कुल पता लगा है। पता ये लगा है दोस्तों कि जो भी कुछ बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं मार्केट को, आने वाले कुछ सेशंस के लिए देख रहे हैं, 10-12 सेशंस के लिए, उनको ध्यान ये देने की ज़रूरत है 17,700 का एरिया नीचे 2-3 आवर्स के ब्रेक नहीं करना चाहिए। उसके नीचे डिसाइसिवली 2-3 आवर्स की सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उस तरफ चलेगा वैसे ही वो ये अनाउंस कर देगा कि ये करेक्शन अब वही हो रही है करेक्शन जिसका हम वेट कर रहे हैं। लेवल कोई टॉप ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो वो हमारे चैनल पे पॉसिबल नहीं है। हम प्रोबेबल एरियाज ज़रूर देते हैं कि किन लेवल से रिवर्सल हो सकता है, लेकिन हम मार्केट को सुप्रीम मानते हैं। हम आगे आके जो लोग 7500 से जो जगह जगह पे टॉप बताते आ रहे हैं, हम वो काम यहाँ नहीं करते हैं। हम नीचे से बायर रहे हैं और जब भी करेक्शन की संभावना रही है हमने रेजिस्टेंस दिया है। और जो इस चैनल के फॉलोवर हैं उनको पता है हमारे रेजिस्टेंस भी यहाँ टॉप बनते नज़र आए हैं, चाहे वो 14,000 के आसपास का एरिया हो, 15,000 का एरिया हो या 18,500 का जो अभी तक टॉप रहा है पीछे, उसके आसपास का एरिया हो। तो कुल मिला के रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस बिल्कुल नज़र आ रहा है। इसका जो काम करने का तरीका है, जो बिहेवियर है, वो दिखा रहा है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी और जान है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 18,300-400 तक खींच के
बिल्कुल ले जा सकता है और वहाँ से फिर हो सकता है करेक्शन हो। तो अब यहीं से करेक्शन करेगा, क्योंकि करेगा तो आप समझो बस हम लोग बिल्कुल पास हैं उस करेक्शन के, तो या तो वहीं से कर देगा या आप देखोगे थोड़ा ऊपर जाके 18,300-400 की साइड अप्रोच करके वहाँ से करेक्शन करता नज़र आ सकता है। सो करेक्शन पे बेट ना करें, बताने का मकसद मेरा सिर्फ यही है। करेक्शन तो आएगी, कितनी आएगी, कैसे आएगी, कोई नहीं जानता है। बेट करें उस ट्रेंड पे, उस मूव पे जिसकी हम बात करते आ रहे हैं 17,000 के लेवल से। तो जो पा लिया है नीचे से, वो जो राइड कर रहा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेवल्स के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। जो अभी भी ढूंढ रहा है तो अनफॉर्चुनेटली अब इतनी चाल आ चुकी है कि उसको करेक्शन का वेट करना ही पड़ेगा, कोई इफ बट नहीं है। सो कुल मिला के मार्केट से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होता चला जा रहा है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म्स के लिए जो हमने ये एरियाज बात की है, जो डिटेल में जाने की कोशिश की है, वो हमने यहाँ बता दिया है ऑलरेडी। ओवरऑल अगर इस पिक्चर को देखें तो उसमें बिल्कुल एक सिंपल लाइन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब तक ये 17,250 के ऊपर है तब तक ये 19,000 और 20,000 की साइड बड़े आराम से जा सकता है, वहाँ तक का हमें उम्मीद है। सो जब तक लेवल होल्ड कर रहे हैं, बाय ऑन डिप्स ही दिमाग में गूंजना चाहिए। करेक्शन को प्ले करने की काबिलियत यहाँ आपको नहीं दिखानी है। ओवर स्मार्ट मार्केट से बनेंगे तो फिर आपको वो ओवर स्मार्ट बना देगी, आपके अकाउंट्स में वो दिखने लगेगा और आप जस्टिफाई करते रहेंगे कि हमने तो बस बढ़िया ढूंढ लिया था, बस इस बार मिस हो गया, वो ज़रा सी ये गलती हो गई, इस वजह से मिस हो गया। यही करते ज़िंदगी भर रह जाएंगे। इसीलिए वो मिस करने वाली बात छोड़ दीजिए और मार्केट के ट्रेंड के साथ काम कीजिए। जैसा हमने बात की थी और अभी आपको क्लिप भी दिखाया, 5-10 अप्रैल का समय बीत चुका है और इसने चाल भी एक हमें क्लियर दिखा दी है। तो उम्मीद यही है सब अच्छा ही होता चला जाएगा। फिर भी ना मुझ पे भरोसा करना है, ना किसी पे भरोसा करना है। लेवल्स जो हमारे चैनल का नाम है, स्टॉक लेवल्स पे ही फोकस रखना है सारा, और जब तक वो ज़िंदा है तब तक हमारे चाल ऊपर की ओर ही बनती नज़र आ सकती है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। सो दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।